नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 3 टॉपिक दिए गए हैं। एक टॉपिक सेपरेट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको पूर्व में ही कंप्लीट करा दिया गया है, और जो 2 कॉमन टॉपिक है जो भारतीय इतिहास के सिलेबस में है वो है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन दोनों टॉपिक को आज के इस पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस प्रकार आपका भारतीय इतिहास संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें जो पहला प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसे गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को लाया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि कालीकट के तत्कालीन शासक का नाम क्या था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो आपका जवाब होगा जमोरिन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1505 ईस्वी में किसे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यानी भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम फ्रांसिस्को द अल्मीडा 505 ईस्वी में बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में किसने किया? तो आपका सही जवाब होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। यहां पर दूसरी तरह से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किस वर्ष बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में किया? तब आपका जवाब होगा 1510 ईस्वी में। और इसको तीसरी तरह से कैसे पूछा जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में किससे गोवा छीनकर अपने अधिकार में किया था? तब आपका जवाब होगा बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए जिनको यहाँ पर पुर्तगीज लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और अंत में फ्रांसीसी। यहाँ पर एक प्रश्न और याद रखिएगा, यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन से यूरोपीय व्यापारी कंपनी आई? तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, और याद रखिएगा भारत से सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जो भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संदर्भ में है। उन कंपनियों का नाम, उनकी स्थापना और भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री के संदर्भ में तथ्य है। इसमें पहला नाम है पुर्तगाली का, इनकी स्थापना 1498 ईस्वी में, और भारत में जो इनकी प्रथम स्थायी फैक्ट्री थी वो कोचीन में स्टैब्लिश हुई 1503 में। अगला है अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और इनकी जो भारत में प्रथम फैक्ट्री है वो सूरत में 1613 ईस्वी में। अगले हैं डच 1602 ईस्वी में स्थापना, और भारत में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अगला है डेनिस का 1616 ईस्वी में स्थापना, और ट्रावणकोर में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। अगला है फ्रांसीसी का 1664 ईस्वी में, इन्होंने भारत में जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की वो सूरत में 1668 में की थी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर दिया है कि भारत में सबसे पहले 1498 में कौन आए और सबसे अंत में कौन वापस गए। देखिए, यही प्रश्न मैं वहां पर आपको कोरिलेट करा रहा था और यह प्रश्न यहां पूछा भी गया है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में और सबसे लास्ट में गए 1961 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रारंभ भारत में किसने किया था? तो याद रखिएगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में किसका निर्माण कराया? तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम्स का निर्माण डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोची में कराया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उसका मूल नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्टैब्लिश किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस वर्ष सूरत में स्थायी कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था? तो याद रखिएगा, 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्टैब्लिश हुआ। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता भी है और आपको चार्ट में बताया भी गया था। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ और उस पर उनको क्या उपहार में मिला? तो याद रखिएगा, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और चार्ल्स को बंबई उपहार में प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे दिया था। ये पूरी बात आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसका मूल नाम क्या था? याद रखिएगा, इसका मूल नाम कंपनी देस इंडेज ओरिएंटलेस था। किस कंपनी का नाम? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देस इंडेज ओरिएंटलेस। और इसकी स्थापना कब हुई? 1664 में लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार कौन था जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने कहा कि यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। ये कथन था अलीवर्दी खां का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्लैक होल की घटना कब और किसके समय में हुई? तो आपका सही जवाब होगा, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। याद रखिएगा, मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब नहीं था, यह बंगाल का पूर्व नवाब था। यहां पर सन भी आपको याद रखना होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद जो संधि हुई वो इलाहाबाद की संधि कब हुई? अगस्त 1765 में। किसके बीच? तो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद, या जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहां पर उसे रखा गया। यानी जो इलाहाबाद की संधि हुई वो कब हुई? अगस्त 1765 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अगस्त 1765 में अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को कहां की दीवानी सौंप दी थी? तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। किसने? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा। और याद रखिएगा, इसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देना निश्चित हुआ था। यहां पर दोनों बातें पूछी जाती हैं। इसकी एवज में सम्राट को कितने रुपए? तो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के तौर पर, और सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। और वो कौन सा बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डाकुओं का राज्य स्थापित किया था बंगाल में, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा, सरदार के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। किसका कथन था? के.एम. पनिक्कर का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रणजीत सिंह का जन्म कब और कहां पे हुआ था? तो याद रखिएगा, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, तो याद रखिएगा, सुकरचकिया मिसल से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह ने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर कब कब जीता था? तो याद रखिएगा, रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दलीप सिंह का निधन कब और कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई जगह पूछा गया है। दलीप सिंह का जो निधन है वो अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा, 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ
और हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी किसने बनाई और साथ ही साथ जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और साथ ही साथ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1790 से 1792 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की इसमें संधि हुई जो कि 1792 में हुई थी। याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और इसमें क्या परिणाम निकला था? तो याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। तो याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया? तो आपका सही जवाब होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था और इस भू राजस्व व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, बिस्वेदारी व्यवस्था, इन नामों से भी जाना जाता है। किसको? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कार्नवालिस ने 1793 में प्रारंभ की थी, ये समूची ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू थी? तो याद रखिएगा, 19% हिस्से पर यह लागू थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस जिले में लागू किया गया था? तब आपका जवाब होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुई थी। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को अन्य किस हिस्सों में लागू किया गया था? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का भाग है, इस जगह पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला प्रश्न देखिए, और याद रखिएगा, रैयतवाड़ी शब्द का अर्थ, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें किसानों से डायरेक्ट कर का संग्रह होता था, इसमें कोई और मीडिएटर नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महालवाड़ी पद्धति क्या थी? तो याद रखिएगा, ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, ये भू राजस्व की व्यवस्था कृषकों के साथ नहीं थी बल्कि ग्राम के साथ इसका संबंध था। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक प्रमुख केंद्र में था, बल्कि महलवाड़ी व्यवस्था में ग्राम केंद्र में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये किन जगहों पर लागू थी और कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी? तो याद रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू थी और ये ब्रिटिश भारत के, उस समय के ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने किन लेखों के माध्यम से अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वारंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और अंतिम है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इन सभी लेखों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दादा भाई नौरोजी के लेख कौन कौन से थे? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अगला है द वारंट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और अंतिम है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है दादा भाई नौरोजी ने 1865 में किसके साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था? तब आपका जवाब क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तब आपका जवाब होगा 1865 में दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तब आपका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ गवर्नर जनरल और उनकी प्रमुख नीतियों से संबंधित एक चार्ट बनाया गया है, इसको आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम है वॉरेन हेस्टिंग, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत की। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने
1778 में 1798 में सहायक संधि की नीति लाई। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि की नीति। विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में राज्य हड़प नीति की लागू की। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लाई। लॉर्ड डफरिन ने 1885 में इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया था। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित है। पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब और कहां से हुआ। तो याद रखिएगा 10 मई को 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। और कहां से हुआ? तो मेरठ से हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है। तो आपका सही जवाब होगा कमल और रोटी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी, यानी उस क्षेत्र में उसकी अगुवाई की थी। तो नाम है खान बहादुर। यानी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह में बरेली में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था और इनका जन्म कब और कहां पे हुआ था। तब आपका सही जवाब होगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 14 वर्ष की अल्पायु में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तब आपका जवाब होगा रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की अल्पायु में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लखनऊ अर्थात अवध के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल अवध यानी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए, बता रहा है कि उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी। किसने? बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कानपुर में 5 जून 1857 को किसने पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो नाम था नाना साहब, यानी जिनका मूल नाम क्या है? नाना धोंदो पंत। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे। तो अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और इनका समय कब से कब तक? 1814 से 1859 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई कुंवर सिंह कर रहे थे, जो कि बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले से संबंधित थे, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था। तो याद रखिएगा आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मावलंबियों का जो आह्वान करते हुए क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये स्टेटमेंट किसका था? मौलवी अहमदुल्ला शाह का था, जो 1857 के समय में फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका सही जवाब होगा गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 1862 के बीच में। यह प्रश्न याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में बहुत। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तब आपका जवाब क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस। ये लेफ्टिनेंट जनरल जो थे ये कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर के। कब? 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर 1857 की क्रांति के कुछ भारतीय सेनापति यानी जो विभिन्न स्थानों पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उनकी एक लिस्ट दी गई है। जैसे जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी,
कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह दुती और इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, और अभी आपने पढ़ा कि बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया था? तो याद रखिएगा सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? तो याद रखिएगा ये पुस्तक थी बीडी सावरकर की, जिसका क्या नाम है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसी पुस्तक में इन्होंने इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ सेन, जिनको एसएन सेन के नाम से जाना जाता है। ये 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? 1857। और याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ सेन की 1857 जो पुस्तक थी वो 1957 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि असबाब ए बगावते हिंद पुस्तक किसकी थी, इसका प्रकाशन कब हुआ और ये किस मुद्दे पर आधारित थी? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित असबाब ए बगावते हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, और ये पुस्तक 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? असबाब ए बगावते हिंद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? तब आपका जवाब होगा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब हुई और इसको किसके द्वारा पढ़कर सुनाया गया? तब आपका जवाब होगा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने इस उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया था। और याद रखिएगा महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तब आपका जवाब होगा नील विद्रोह, 1859 से 1860 तक। यहां पर कुछ विद्रोह की ईयर दिए गए हैं, वो काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जरा इन पर नजर देखिए। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक, पावना विद्रोह 1873 से 76 तक। इनके ईयर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किसके द्वारा और किस नाटक में किया गया? तब आपका जवाब होगा दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वंदे मातरम गीत का किसके द्वारा लिखा गया और इसका विवरण कहां मिलता है? तो याद रखिएगा वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृत आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इस उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये जो आनंद मठ है इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और इसी से वंदे मातरम गीत लिया गया। अगला प्रश्न है पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तब आपका जवाब होगा पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। याद रखिएगा इन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। किसको? भगत जवाहर मल, जिन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में की थी। और इनका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी और अंधविश्वास थे उनको दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है पागल पंथ क्या है? तो याद रखिएगा पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि फराजी लोग कौन थे, तो ये लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खोंद जनजाति के संबंध में क्या विवरण है? तो याद रखिएगा खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 में से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू भगत या बुद्धो भगत द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संथालों ने 1855 में
किस क्षेत्र में विद्रोह किया? तो याद रखिएगा 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रंपा विद्रोह का संबंध कहां से है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आदिवासियों का यह विद्रोह किसके विरुद्ध था? तब आपका जवाब होगा साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध आदिवासियों का यह विद्रोह, जो कि रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो याद रखिएगा 1895 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है 1895 में किसने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था? तो याद रखिएगा 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखिएगा उल्गुलान यानी महान हलचल के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है और इनके विद्रोह को उल्गुलन के नाम से यानी महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो याद रखिएगा ठक्कर बापा ने आदिवासियों के संबंध में, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हो विद्रोह या हौज विद्रोह कब से कब तक और किस क्षेत्र में इसका केंद्र था? तब आपका जवाब होगा हो विद्रोह यानी हौज विद्रोह 1820 से 21 के बीच और इसका केंद्र कहां पर था? बिहार के संथाल परगना में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब हुआ था? तब आपका जवाब होगा खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मोपला विद्रोह, यह काफी महत्वपूर्ण विद्रोह है, कब और किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ था। यानी मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में और किस क्षेत्र में? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अहोम विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था और इसके नेता कौन थे? तो याद रखिएगा अहोम विद्रोह का प्रारंभ 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तब आपका जवाब होगा ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देव मेनिया भगत द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कुकी विद्रोह कब से कब तक? तो याद रखिएगा कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच मणिपुर और त्रिपुरा में, कुका विद्रोह 1840 से 72 के बीच पंजाब में और पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर पहले जनजाति नेता कौन थे जो उनसे प्रभावित थे? तो उनका नाम है जदोनांग या इनको जोड़ोनांग के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले जनजाति नेता थे जो गांधी जी और उनके विचारों से प्रभावित हुए थे। और याद रखिएगा कि जदोनांग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी जदोनांग का संबंध कहां से था? मणिपुर के नागा जनजाति से, और वो सबसे पहले जनजाति नेता थे जो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसमें जो पहला प्रश्न है 1780 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बन सकता है कि इसके प्रथम प्रमुख कौन थे? तो याद रखिएगा मौलवी मुइजुद्दीन इसके प्रथम प्रमुख थे। किसके? कलकत्ता मदरसा के। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है ये जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई इसमें क्या पढ़ाया जाता था? तो याद रखिएगा फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून को कलकत्ता के इस मदरसे में पढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो याद रखिएगा 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि माइकल मधुसूदन दत्त को किसकी सदस्यता प्रदान की गई? तो याद रखिएगा पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था? तो आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। और याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग ने स्वयं इसकी प्रस्तावना लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके समय में सर विलियम जोन्स
कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए? तब आपका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग के समय में सर विलियम जोन्स कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और स्वयं इसके सभापति विलियम जोन्स नियुक्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को किसकी स्थापना हुई? तो याद रखिएगा 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डॉक्टर M.E. सैडलर कौन थे? तो याद रखिएगा जिनकी अध्यक्षता में सैडलर आयोग गठित हुआ, ये डॉक्टर M.E. सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए किसके? सैडलर आयोग के। और सैडलर आयोग के सदस्य के तौर पर दो भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भारत में किसके समर्थन में थी? तो याद रखिएगा मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भारत के औपनिवेशिक काल में ये जो अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत है ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। और ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो याद रखिएगा ये मैकाले के द्वारा प्रतिपादित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो याद रखिएगा 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार व्यक्त करने के लिए कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य के से अधिक मूल्यवान है? ये स्टेटमेंट मैकाले का था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और यह कब हुआ? 7 मार्च 1835 को। यहां एक बात और याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल कब से कब तक? 1888 से 1835 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए यहां पर दो प्रश्न बनेंगे। पहला, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। और इसी 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। ये 3 विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुए? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। यानी इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना का वर्ष 1857 याद रखना है। और किसके आधार पर? तो आपका जवाब होगा 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तब आपका जवाब होगा D.K. कर्वे के प्रयासों से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि D.K. कर्वे कहां के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे? तब आपका जवाब होगा महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके प्रयासों से विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की गई? तब आपका जवाब होगा D.K. कर्वे के विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब और कहां की गई? तब आपका जवाब होगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में हुई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा और कहां की गई? तब आपका जवाब होगा 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1817 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ का साथ लिया और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब और कहां हुई? और साथ ही साथ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहां हुई? यहां पर 2 प्रश्न हैं।
तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहला प्रश्न, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई। और दूसरा प्रश्न का जवाब कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तब आपका जवाब होगा कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना किसने आरंभ किया था? तब आपका जवाब होगा 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। याद रखेंगे किसके द्वारा? जे ए हिक्की द्वारा 1780 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्र का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया? तब आपका जवाब क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यानी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया गया और समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया? तब आपका जवाब क्या होगा? लॉर्ड रिपन ने 1882 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लेटन के द्वारा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था और उसको हटाया किसने? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। यहां पर दूसरी बात याद रखिएगा, अब क्या होगा इससे लाभ? तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दे दी गई इस अधिनियम को हटाने के बाद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तब आपका जवाब होगा पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया और कहां से शुरू किया गया? तब आपका जवाब होगा फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास द्वारा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से? तो आपका जवाब होगा कलकत्ता बंगाल से। और दूसरा प्रश्न यहां क्या पूछा जा सकता है कि इंडियन मिरर जो अखबार है जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तब आपका जवाब होगा इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बंगाली का प्रकाशन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था और जिसे 1879 में एसएन बनर्जी ने ले लिया था। दोनों नाम आप याद रखेंगे, 1862 में बंगाली का प्रकाशन गिरीश चंद्र घोष ने शुरू किया और 1879 में एसएन बनर्जी ने इसे अपने हाथ में लिया। अगला प्रश्न है, आरंभ में केसरी के संपादक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आगरकर आरंभ में केसरी के संपादक थे। अगला प्रश्न है, बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक जी के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब होगा सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया। और यहां पर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि यह जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था, यह बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फ्री प्रेस जनरल क्या था? तो याद रखिएगा फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक चार्ट दिया गया है जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन की लिस्ट है जिसमें संस्थापक और वर्ष दिया गया है। इसमें पहला है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा जो संगठन था, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और किस वर्ष में इसका गठन हुआ? तो याद रखिएगा 1815 में। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एच.पी. ब्लाउत्स्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने 1906 में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधुओं के द्वारा 1919 में। याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तो इसलिए इसको पॉज करके आप अच्छे से इसको रिमेंबर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि द इंडियन नेशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तब आपका जवाब होगा द इंडियन नेशन की स्थापना 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी और इसका प्रकाशन पटना से होता था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक कौन थे। तब आपका जवाब होगा स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हरिजन और हरिजन बंधु और हरिजन सेवक ये किसके द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था और किस भाषा में प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी में, हरिजन बंधु को गुजराती में और हरिजन सेवक को हिंदी में प्रारंभ किया था। और यह कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र। और किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा। और याद रखिएगा, जो अलग अलग भाषाओं में यह प्रारंभ किया गया था, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अल हिलाल का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया और किस भाषा में। तब आपका जवाब होगा अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक के तौर पर प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौमी आवाज जो कि एक उर्दू अखबार था, इसका प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया और कहां से किया गया। तब आपका जवाब होगा कौमी आवाज एक उर्दू अखबार है। इसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। किसका? कौमी आवाज का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्र गोफ्तार ये जो एक पत्र है, ये किससे संबंधित है। तो आपका जवाब होगा दादा भाई नौरोजी से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था। तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। और कारण क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ ये कहां से प्रकाशित हुआ, किस भाषा में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक या संपादिका कौन थे। तो आपका जवाब क्या होगा? कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था। यानी दो बातें आपको क्लियर हुई। कॉमनवेल्थ कहां से प्रकाशित? मद्रास से। दूसरी बात, किस भाषा में कॉमनवेल्थ? तो अंग्रेजी भाषा में। और इसकी संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको हर एक फैक्ट को क्लियर कट अलग अलग ब्रेक करके बताया ताकि आपसे कोई भी फैक्ट छूटे ना। क्योंकि देखिए, जनरली जब नॉर्मल आप लोग पढ़ते हैं तो कई बार कोई महत्वपूर्ण फैक्ट छूट जाता है। मेरा यह प्रयास है कि इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जाए ताकि हर फैक्ट आपके ध्यान में लाया जा सके और आप उसको बार बार रिवीजन करके उसको रिमेंबर रख सके। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में क्या बातें कही जाती हैं या उनको किन किन नामों से संबोधित किया जाता है या उनके उपनाम क्या हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम राजा राम मोहन राय द्वारा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, युग दूत राजा राम मोहन राय। इतने नामों से राजा राम मोहन राय को संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो आपका जवाब होगा ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। और याद रखिएगा, आगे चलकर इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर या उनके विचारों को और प्रसार देने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा दी गई थी। आपका जवाब होगा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और याद रखिएगा, और अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट
विलियम चतुर्थ के दरबार में भी भेजा था। किसको? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई और इनकी समाधि कहां पर है। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई और इनकी समाधि भी वहीं पर स्थापित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शारदा देवी के नाम से किसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, शारदा मणि मुखोपाध्याय, इनको शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी उपलब्धि क्या है? तो इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। यानी कि जब शारदा देवी का विवाह रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ तो रामकृष्ण परमहंस 23 वर्ष के थे और शारदा देवी 5 वर्ष की उम्र की थी। और यह विवाह कब हुआ? 1859 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहां पे हुआ। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद, जिनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर, इनका जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत यानी काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दयानंद सरस्वती, जिनको मूल शंकर के नाम से जाना जाता था, अप्रैल 1875 में किस समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कई बार स्थान पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई, तब आपका जवाब होगा बंबई में। और कब हुई? तो 1875 में। और दयानंद सरस्वती ने किस उद्देश्य के साथ आर्य समाज की स्थापना की? तब आपका जवाब होगा प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया। तो आपका सही जवाब होगा लाहौर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते हुए पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपका जवाब होगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। यहां पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई और कहां की गई। तो आपका जवाब होगा 1867 में बंबई में की गई। दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपका सीधा जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि आत्माराम पांडुरंग ने किसके प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की। तब आपका जवाब होगा आचार्य केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो आपका जवाब होगा 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो आपका जवाब होगा राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम ने, जो कि शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय हैं, इनके द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई। यानी राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब हुई। तो 1861 में आगरा में। और किसके द्वारा की गई? तुलसीराम जी के द्वारा। और इनको तुलसीराम को शिवदयाल साहब और स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिनको लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। और समय कब से कब तक है? 1823 से 1892 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रथम अभियान का नेतृत्व किया था। किसके द्वारा? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1891 ईस्वी में जो संपत्ति आयु अधिनियम आया था, यह किसके प्रयासों से पारित हुआ था। तब आपका जवाब होगा बहराम जी मालाबारी। ये जो बहराम जी मालाबारी थे, इनके प्रयासों से 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया। तो याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया। इससे विधवाओं के पुनर्विवाह को एक कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सती निषेध रेगुलेशन
किसके समय में और कब बनाया गया? तो आपका जवाब होगा सती निषेध रेगुलेशन एक्ट 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में बनाया गया। याद रखिएगा, इसे सती प्रथा निषेध अधिनियम के नाम से भी पूछा जा सकता है। तब भी आपका जवाब होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो अभी आपने 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम देखा, ये किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस एक्ट के तहत गुलामी अथवा दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया और किसके शासनकाल में? तो आपका जवाब होगा 1843 के एक्ट से 5 1843 के एक्ट 5 में गुलामी प्रथा को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है और ये लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तब आपका जवाब होगा केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। यानी नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित थी। यह एक बात और याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु विवाह की 18 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? याद रखिए, अभी आपने जो चार्ट में देखा था उसके बारे में अभी आपने पढ़ा भी है, तो आप उसको रिमेंबर करिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, एक रूसी महिला थी मैडम HP ब्लाउटेस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट के द्वारा। और इसमें और सहयोग किसका था? विलियम क्वान जज और अन्य लोगों का सहयोग था। लेकिन इसमें आप दो नाम महत्वपूर्ण याद रखेंगे कि रूसी महिला मैडम HP ब्लाउटेस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट। इन दोनों लोगों के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसके संस्थापकों ने 1882 में कहां पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया और बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया? तो याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 में मद्रास के पास एक जगह है जिसका नाम है अडयार, वहां पर सोसाइटी का मुख्यालय बनाया और बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और यहां पर दूसरा फैक्ट आपको क्या पता चल रहा है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये रनाडे के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो कि 1905 में बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और दूसरी बात याद आपको क्या रखनी है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी यहां पर दो बातें पता चली, रनाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। और किस लिए? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। और दूसरी बात कि सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कब नियुक्त हुआ? तो 1774 में। याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान थे उसके अनुरूप वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। और इस अधिनियम के तहत जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो किसको बनाया गया? तब आपका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ये दोनों बातें याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां पर, कब और किसके शासनकाल में हुई? तो आपका जवाब होगा
15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व भारत में नहीं था, उसको भारत में किसने लागू किया? तो याद रखिएगा, कॉर्नवालिस। यानी कॉर्नवालिस के समय में आप कोरिलेट कर सकते हैं कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना हुई और कानून की विशिष्टता का नियम भी स्टैब्लिश हुआ कॉर्नवालिस के समय में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस संहिता कब प्रस्तुत की गई? तो याद रखिएगा, 1793 ईस्वी तक कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देते हुए कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना कहां-कहां की गई? तो याद रखिएगा, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो सुधार सिद्धांत दिया गया, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कॉर्नवालिस का समय कब से कब तक था? तो याद रखिएगा, 1786 से 1793 ईस्वी और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई और उसकी कब्र कहां पर है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई और यहीं पर उसकी कब्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बसीन की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, दिसंबर 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई और यह पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो आपका जवाब होगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। एक बात और याद रखिएगा, सहायक संधि से संबंध किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली का। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये जो प्रवर्तित सहायक संधि है, इसको स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम दिया गया है और उनका ईयर भी दिया है। इसमें सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में और इसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर ये सहायक संधि को स्वीकार किए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ और इसके बाद इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल रहते हुए ये आंग्ल और नेपाल का युद्ध हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, इसके बाद जो संधि हुई उसका नाम है सुगौली की संधि। और जो हेस्टिंग है इसका कार्यकाल कब से कब तक? तो 1813 से 1823 तक। आपको यहां पर 2 बातें याद रखनी है। ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब? तो 1814 से 1816 तक। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में कौन सी संधि हुई थी? तो आपको सही जवाब होगा सुगौली की संधि। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था किसने? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि कब बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आपका जवाब होगा 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत से यानी ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कब किया गया? तो 1843 में पूरे ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में किसके शासनकाल में हुई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग के। यानी भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1856 में अवध का अधिग्रहण किया गया? तो आपका जवाब होगा, आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1856 में अवध का अधिग्रहण किया गया। यहां पर कुछ और अतिरिक्त फैक्ट देखिए। अगले प्रश्न में दिया है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1848 से 1856 तक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि
जो डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत है, इसके तहत जो राज्यों का विलय किया गया अंग्रेजी सत्ता में, वो क्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा 1848 में, याद रखिएगा यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। सतारा को सबसे पहले 1848 में डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत विलय किया गया। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, उसके बाद बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में और करौली को 1855 ईस्वी में डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत शामिल किया गया अंग्रेजी सत्ता में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो प्रथम रेलवे लाइन है ये कहां से कहां तक और कब बिछाई गई और किसके शासनकाल में? तो आपका जवाब होगा प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच में और डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किसके द्वारा एक अलग विभाग के तौर पर बनाया गया? तो आपका जवाब होगा डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था और इसके ही कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, यानी डलहौजी के इस कार्यकाल में ही पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और इसके पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? डलहौजी ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक? तो आपका जवाब होगा 1839 से 1842 के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑकलैंड गवर्नर जनरल था जिस समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक और किसके समय में हुआ? तो आपका जवाब होगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के बीच लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में और कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका जवाब होगा कि प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल से प्रारंभ हुई, तब आपका जवाब होगा लॉर्ड रिपन। यानी कि प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो याद रखिएगा अभी जब पिछले समय जब आप प्रश्न पढ़ रहे थे तब वहां पर आया था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था, तब आपने पढ़ा था 1882 में रिपन के द्वारा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। तब भी मैंने आपको बताया था कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। और कब लाया था? तो 1878 में। याद रखिएगा वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है और एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा था। किसके संदर्भ में आकाश से वज्रपात कहा एसएन बनर्जी ने? तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब है और इसके तहत क्या व्यवस्था है? तो याद रखिएगा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी और इसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक और साथ ही साथ 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 8 घंटे और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और यह भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक संबंधी प्रयास के लिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसके प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी? तो आपका जवाब होगा करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इसके समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो आपका जवाब होगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। और याद रखिएगा जो दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा थी वो 1911 में
और जब ये पूछा जाए कि दिल्ली स्थानांतरित कब हो गई राजधानी, तब आपका जवाब होगा 1912 में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिल्ली दरबार तृतीय से संबंधित है कि किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार तृतीय हुआ और इसमें कौन सम्मिलित हुआ था। तो आपका जवाब होगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और इसमें 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आई थी दिल्ली दरबार तृतीय में शामिल होने के लिए। और याद रखिएगा इसी में यह डिसाइड हुआ था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन या जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई। तो आपका जवाब होगा जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। और यदि पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तब आपका जवाब होगा द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगियों के द्वारा ये जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो आपका जवाब होगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो आपका जवाब होगा 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी। यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में की थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर हुई। तो याद रखिएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। और यदि पूछा जाए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे, तब आपका जवाब होगा राजेंद्र लाल मित्र और राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर ये कौन थे, महासचिव थे। इनके द्वारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई। तो आपका जवाब होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। तो याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग ये संस्थापक सदस्य थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। यहां पर आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होता है। आपकी सिलेबस में जो ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा टॉपिक था ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया। आप इसका रिवीजन करके इसको अच्छे से कवर कर लें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का एक उद्देश्य है कि तथ्यों को इस प्रकार इजीली आपको प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहें और कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जिसको आप मिस कर दें। इन सभी मूल उद्देश्य के साथ ऑनलाइन स्टडी ग्रुप क्लास प्रोवाइड कराता है। और याद रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जल्दी खत्म करना उद्देश्य नहीं है, समय पर सिलेबस कंप्लीट भी हो और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। इन दोनों उद्देश्य के साथ ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आगे बढ़ रहा है। कल के पार्ट में आपको इसके अभ्यास प्रश्न करा दिए जाएंगे, उसके बाद नए सब्जेक्ट को प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग अपने क्लासेस को निरंतर कंप्लीट करते रहें और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहें। ये दोनों काम करते रहें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।